हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और इस चैनल पे हम लोग क्लास 11th और 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मेनली पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी मैं क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम सीरीज ही चला रहा हूँ मैं, जिसमें मैं एक्सक्लूसिवली जिन टॉपिक्स को अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे कि आपका साथ साथ में ही रिवीजन होता रहे। देखिए, रिवीजन करना हर स्टूडेंट को पड़ता ही है जब बोर्ड एग्जामिनेशंस की बारी आती है या कोई सा भी एग्जामिनेशंस की बारी आती है। जैसे कि आप साल भर पढ़ते हैं और फिर रिवाइज करते हैं एग्जाम आने से कुछ दिनों पहले, यदि आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो। बट मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच देना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो रियल टाइम में आप रिवाइज भी करते रहिए। जैसे आपने कुछ पढ़ा, डेली आप एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आपकी अगर कैपेसिटी है तो डेली 10 प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए। जिन जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कीजिए। एक ही कीजिए लेकिन डेली कीजिए। मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, तो आज आप उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल आपने एक और टॉपिक पढ़ा, तो कल आप जो आज आपने टॉपिक पढ़ा था उसका एक प्रॉब्लम, और कल जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसका भी एक प्रॉब्लम, दोनों दो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि कोई सा भी टॉपिक आपका जो है वो छूटेगा नहीं, आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। और मैं जैसा कि कहता आया हूँ कि फिजिक्स जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ये बहुत आवश्यक है। तो आप साथ साथ में यदि प्रॉब्लम करते जाएंगे तो आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे होते जाएंगे और लास्ट में जाके आपके ऊपर रिवीजन का लोड नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई एक दो टॉपिक लास्ट में ऐसा ऐसा आपका बच जाए जो आपने उसी टाइम पे जस्ट पढ़ा हो, तो उसको आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो आप पहले साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 महीना पहले कुछ पढ़ा था, तो 6 महीने से उसके आप जो प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट तो क्लियर है उसमें, आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज ही लेकर के आ गया हूँ। तो आप इस सीरीज का फायदा उठाइए। आज उसका तीसरा दिन है जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि जिन टॉपिक्स के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और गॉस थ्योरम के ऊपर भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारे ये सारे कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए, और यदि आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी कीजिए। चलिए आगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P which is at a distance of 9 centimeter from a point charge of 50 microcoulomb। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा होता है या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस या कंटिन्यूअस चार्जेस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है कहीं पे, जो कि पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, मान लीजिए ये Q है, तो इससे 10 कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट P है। तो यहाँ पे पता करना है हमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो अगर r डिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए इसको, मैं इस डिस्टेंस को r बोल रहा हूँ, r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है तो उस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसके लिए जो हमें पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, जहां पे R क्या है, पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की दूरी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है हमें, Q भी पता है प्रॉब्लम में, और R भी पता है। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो
1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ क्यू प्रॉब्लम में दे रखा है, कितना है 50 माइक्रोकुलम, यहाँ 50 माइक्रोकुलम है। माइक्रोकुलम का मतलब 10⁻⁻6, तो 50 × 10⁻⁻6 और इधर आर डिस्टेंस, तो ये 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻²। देखिए एक ही, मैं हर प्रॉब्लम में ये बोलता हूँ कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनली जब हम इक्वेशन में किसी एक्सप्रेशन में पैरामीटर्स के वैल्यू इनपुट करेंगे तो सारे वैल्यू जो है एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होना चाहिए, या तो सारे सीजीएस में हो या सारे एसआई में हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ एसआई में लेकर के चलना। तो यहाँ एसआई यूनिट्स में मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया है, बाकी तो एसआई यूनिट में थे ही, लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो है वो सीजीएस यूनिट में था, यानी कि सेंटीमीटर में था, तो उसको हमने मीटर में यहाँ कन्वर्ट कर लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 50 × 10⁵ वोल्ट और 5 × 10⁶ वोल्ट। देयरफॉर ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। तो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 5 × 10⁶ वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन में। तो देखा आपने कि हमारा कुछ कंसेप्ट यहाँ पे अब क्लियर हुआ। आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो जो क्लास 12 फिजिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने अभी जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस वाला वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो लेक्चर वीडियो तो आप जाके जरूर देखिए चैनल पे। आपको ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ गया, वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ये कैसे आया है, इसका डेरिवेशन आप लोग देखेंगे, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। मतलब एक कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी दिया हुआ है, और क्या वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, दो चीजें दी हुई है। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हमें डिस्टेंस पता करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज पता करना है। तो मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं। ये आपका पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, यहां से इसकी डिस्टेंस आर है इस पॉइंट की, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पता है, ये भी दिया हुआ है। तो हमें फाइनली पता करना है कि Q क्या है और R क्या है। तो चलिए हम लोग दिए गए इक्वेशन से जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट r distance away is given by electric field is equal to 1/4πε0 q by r square। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखिए दो कंसेप्ट को मिला करके है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट आ रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कंसेप्ट आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, रिवाइज होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो खैर हो ही रहा है। एनीवे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, हमें इसका एक्सप्रेशन पता है कि क्या होगा 1/4πε0 q/r², और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है प्रॉब्लम में, हमें इसका वैल्यू पता है 20 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसी प्रकार से उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 q/r। ये आपने भी पिछले वाले प्रॉब्लम में भी देखा है कि एक पॉइंट चार्ज q है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक दूसरे पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है, तो वो होगा 1/4πε0 q/r।
और इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में ही दे रखा है कि 10 जूल पर कूलम। ठीक है, तो 10 जूल पर कूलम ये हो गया। अब हमें पता करना है Q क्या है और R क्या है। तो देखिए, दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल्स हैं, बस हमारा काम हो गया। तो देखिए, जैसे मैं इसको पता करने के लिए क्या करूंगा कि मैंने कर दिया, मान लीजिए V डिवाइडेड बाई E, ये कितना होगा, V लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R और डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये होगा, और दैट इज इक्वल टू 10/20। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे और Q और Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू 10/20। दैट इम्प्लाइज R इक्वल टू 10/20। दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू, यहाँ स्पेस नहीं है अगले प्रॉब्लम के लिए, एनीवे तो 0.5 मीटर। तो हमें डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस मिल गया, इस वैल्यू को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन में पुट करके आपको पॉइंट चार्ज ही मिल जाएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, therefore that implies 9 into 10 to the power 9 divided by 0.5 into Q equal to 10. That implies Q equal to 0.5 into 10 divided by 9 into 10 to the power 9. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/9 into 10 to the power 9 कूलम, यानी कि 0.55 into 10 to the power 9 कूलम। तो आपको पॉइंट चार्ज भी मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ आपको पॉइंट चार्ज से जो दूसरे पॉइंट्स है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी आपने पता कर लिया। तो देखा आपने, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपके दो कंसेप्ट रिवाइज हुए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, दोनों का कंसेप्ट आपका रिवाइज हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ने के लिए थ्योरी का तो एकदम सटीक, एकदम सॉलिड नॉलेज होना आवश्यक है ही, और वो नॉलेज आपको तभी सॉलिड होगा जब आप पढ़ने के साथ साथ उसको प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम आप जितने सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ carries a charge of 2 into 10 to the power -8 coulomb per meter. Okay. Find the electric field at a distance of 0.2 meter from it. ठीक है, तो यहाँ है a cylinder of large length। देखिए, ऐसे प्रॉब्लम्स में जब लार्ज लेंथ, लार्ज एरिया ये सब दिया हो ना, तो आप समझ लीजिए कि कुछ इनफाइनाइट लेंथ की बात हो रही है। अगर लार्ज एरिया हो तो इनफाइनाइट एरिया की बात हो रही है, ऐसा कुछ। तो याद कीजिए, जब हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि आपका जो इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पता है, देखिए चार्ज डेंसिटी भी यहाँ दी हुई है, 2 into 10 to the power -8 कूलॉम्ब पर मीटर। ठीक है, तो कूलॉम्ब पर मीटर आप जैसे ही यूनिट देखें तो ये भी एक हिंट है आपके लिए कि ये लाइन चार्ज की बात हो रही है, लाइन चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। तो हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर। तो देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या बोला गया है, सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ। मान लीजिए मैंने ये सिलेंडर यहाँ पे लार्ज लेंथ का एक ड्रॉ कर लिया। अब इस पे हमें चार्ज भी दिया हुआ है कि इस चार्ज डेंसिटी को मैं लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लैम्बडा लैम्बडा चार्ज डेंसिटी यहाँ दे रखा है। ठीक है, और हमें डिस्टेंस आर पे, ये जो डिस्टेंस आर है यहाँ पे, इस पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक तो पहली बात ये आउटसाइड ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके लाइन चार्ज से, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्बडा बाई आर, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको लैम्बडा भी पता है और आर भी पता है। लैम्बडा कैसे पता है आपको? लैम्बडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, जो कि यहाँ पे है 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर। और आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, है ना, तो वो भी है 0.2 मीटर। चलिए सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। तो 1/4πε0 कितना होता है? 9 × 10⁻9। 2 इंटू लैम्बडा कितना है? 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर। तो मैं लिख देता हूं 2 × 10⁻⁻8, और आर कितना है? 0.2 मीटर। ठीक, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 0.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स होकर के, हमारे पास क्या बचेगा? 18 into 10⁻9 into 10 into 10⁻⁻8, that becomes equal to 18 into 10⁻2 is equal to 1800। और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब। therefore E is this much, 1800 न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसे प्रॉब्लम्स में आप इसका एक स्टेटमेंट भी नीचे लिख दीजिए। therefore the electric field is 1800 न्यूटन पर कूलम्ब, ये आपका आंसर होगा। तो अभी हमने कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज किया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि है, इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पे, हमने पढ़ाई किया था पीछे, एक दो लेक्चर पीछे जाकर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो वहां पे पढ़ाई किया था, वो कंसेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया फटाक से। ठीक है, तो ये आपका गॉस थ्योरम का भी रिवीजन हो गया यहाँ पे, क्योंकि गॉस थ्योरम से ही हमने कैलकुलेट किया था। ये जो फॉर्मूला आता है ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, कूलॉम लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम से चूंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है यहाँ पे, तो आपका काफी इजिली ये डिराइव हो जाता है। तो 2 लैम्डा 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, तो वो भी कंसेप्ट हमारा अभी रिवाइज हुआ। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, देखिए फिर से लार्ज बोल दिया, यानी कि लार्ज मेटल प्लेट्स मतलब क्या? इस सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, और इनफाइनाइट मान लीजिए। तो 2 large metal plates, each of area 1 meter square, are placed facing each other at a distance of 10 centimeter and carry equal and opposite charges on their faces। यानी कि दो इनफाइनाइट सरफेसेज हैं, मेटल सरफेसेज हैं, जिसपे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए इस वाले मेटल प्लेट पे प्लस पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दूसरे वाले मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यही बात है अभी तक। पर दोनों के बीच का एक डिस्टेंस दिया हुआ है कि कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम्ब, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, दोनों प्लेट्स हैं जिसमें दोनों पे इक्वल चार्ज है, इस पे जितना पॉजिटिव है उतना ही इस पे नेगेटिव है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है, रीजन है, उसमें 100 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब आपको क्या पता करना है? फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। आपको दोनों प्लेट्स जो है उस पर चार्ज कितना है पता करना है। ये कैसे होगा? क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और लार्ज प्लेट है। आप याद कीजिए, जब हम लोग अगेन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने देखा था कि कोई अगर लार्ज प्लेट मान लीजिए इस तरह का है
और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए अभी मैं यहाँ पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, नेगेटिव के लिए भी आर्ग्यूमेंट सेम ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, यानी कि सिग्मा का मतलब है टोटल चार्ज यहाँ पे अगर Q है तो Q बाई ए, जहाँ पे A क्या है, इसका एरिया है, ठीक है, तो Q बाई ए है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जो होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, कितने भी डिस्टेंस पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके आउटवर्ड होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होता, प्लेट की तरफ। अब आते हैं हमारे वाले कंडीशन में। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, एक मेटल प्लेट ये है और दूसरा मेटल प्लेट में और ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ये एक दूसरा मेटल प्लेट ये हो गया। अब मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और दोनों का एक बात और है कि जितना चार्ज है इस वाले पे उतना ही चार्ज इस वाले पे भी है, लेकिन नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव में होगा। तो Q जो है दोनों पे, Q जो है वो दोनों पे बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है दोनों पे बराबर है, दोनों मेटल प्लेट्स पे। दूसरी बात क्या है कि दोनों का एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ही है, यानी कि दोनों का एरिया भी A ही है, यानी कि सिग्मा जो है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, ये मेटल प्लेट जो है ये वाला, इसका और इसका जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, ये दोनों आपस में इक्वल ही है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों मेटल प्लेट्स पे एक दूसरे के बराबर ही है, ठीक है। ये हमारा इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब ये जो भी रीजन यहाँ पे बीच में है, ठीक है ना, कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 100, यही था ना, एक बार देख लेता हूँ प्रॉब्लम में, हाँ, 100 न्यूटन पर कूलॉम, 100 न्यूटन पर कूलॉम है। चलिए अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो, मैं एक बार और ड्रॉ कर, अगेन स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं एक काम कर तो हूँ यहीं पे, मैं इसको, चलिए यहाँ पे, ये सब बातें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हाँ, कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप लेंगे तो वहां पे ये जो प्लेट है, पहला वाला प्लेट, प्लेट 1 जो है, और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहली बात कि ये इस तरफ होगा, है ना, और उसका में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। और इस पॉइंट पे प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो भी टुवर्ड्स द प्लेट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ही होगा, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, दोनों का सम होगा, वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम का मतलब है कि डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है तो मैग्नीट्यूड सीधा ऐड हो जाएगा, है ना, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो मैग्नीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट होते। एनीवे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 100, that implies sigma is equal to 100 epsilon naught, ठीक। और सिग्मा क्या है, Q by A, Q by A is equal to 100 epsilon naught, that implies Q is equal to 100 epsilon naught A। तो आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए, 100 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ए क्या है, इसका एरिया है, प्लेट का एरिया, जो कि आपको प्रॉब्लम में दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 1 डाल दीजिए यहाँ पे, इंटू 1 यहाँ पे डाल दीजिए, तो फाइनली आपके पास आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10। देयरफॉर Q जो है, जो चार्ज है दोनों प्लेट्स पे, वो है ये यूनिट में लिख दूं यहाँ पे,
यूनिट होगा इसका कूलम। Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो आपने देखा यहाँ पे, गौर कीजिए, एक बहुत ही बड़ा सा प्रॉब्लम था, काफी सारे वर्ड्स थे, इसको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, और अब तो मैं कई बार मुझे खुद लग रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आप प्रॉब्लम्स को अपनी दिनचर्या का का हिस्सा बना लेंगे, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को, कि अगर आप डेली एटलीस्ट एक भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप बहुत आगे वैसे भी निकल जाएंगे, आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस वैसे भी आ जाएगा। और जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ कि प्रॉब्लम करने से आपके जो आप कंसेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं, वो भी आपका रिवाइज होता जाएगा। तो इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले प्रॉब्लम को काफी इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज दिस मच। अब देखिए यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ दिस मच। ठीक है, आपको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था वो कितना होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज डिफाइंड एज ई डॉट ए। मतलब कोई भी मान लीजिए ये एरिया है, इसके थ्रू होके कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है ना, इसको वो जो होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, उसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, और उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आपके पास दोनों वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, एरिया वेक्टर भी है। डॉट प्रोडक्ट जो आपने क्लास 11 फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, और मैथमेटिक्स में भी, या तो आपने क्लास 11 में या 12 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो E कितना है, यहाँ पे देखिए E की वैल्यू आपको यहाँ पे है 5, 4 और -4। तो 5i प्लस 4j माइनस 4k है। इसमें इंटू भी कुछ था ना, इंटू 10⁻5, इसको हम बाद में लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है 2i माइनस जे, एरिया है ये, तो 2i माइनस जे। अब आ जाइए इन सब चीजों पे, ये 10⁻5 था और ये 10⁻2 है यहाँ पे। तो इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻2। डॉट प्रोडक्ट याद कीजिए, मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करूंगा। आपको अगर इस फॉर्म में लिखा है दो वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट आपको अभी तक याद होना चाहिए। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर आई जे के फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, तो आई इंटू आई का कॉफिशियंट इंटू आई का कॉफिशियंट, प्लस जे का कॉफिशियंट इंटू जे का कॉफिशियंट, प्लस के का कॉफिशियंट इंटू के का कॉफिशियंट। ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आ, वो लिख लेते हैं। तो देखिए आई का कॉफिशियंट यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 इंटू 2, प्लस जे का कॉफिशियंट यहाँ पे 4 है, यहाँ -1 है, 4 इंटू -1। ठीक है, और के का कॉफिशियंट यहाँ -4 है, और यहाँ पे तो खैर 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। ये हो गया इंटू ये चीज 10⁻5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻3। अब ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 10 और -4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻3। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कितनी होगी, ई का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया का यूनिट। ई का यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का यूनिट कितना है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। या आप ऐसे लिखिए, या आप लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, जैसे भी लिखिए, मैं दोनों फॉर्म में यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये फ्लक्स है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि therefore the electric flux is calculated as 6 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज किया। तो देखिए एक ही दिन में कितने कंसेप्ट हमारे रिवाइज हुए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं।
क्या कह रहा है यहाँ पे, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम is located at the center of a cube of side 0.03 meter. Find the electric flux through each face of the cube. ठीक है, चलिए हम लोग एक क्यूब ड्रॉ करते हैं पहले। तो मैं यहाँ क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, 3 डायमेंशनल, और इसके सेंटर में कहीं पे एक पॉइंट चार्ज है। वही कह रहा है ना, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड जितना है 0.03 मीटर। इसके साइड्स भी हमें दिए हैं 0.03 मीटर, है ना। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हम्म, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब याद कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब जो है, ये क्यूब जो है हमारा, इसको ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज्ड एरिया है मतलब। तो ये क्लोज्ड एरिया जो है, आप याद कीजिए कि गॉस थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसने किसी चार्ज को अगर इनक्लोज किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अनुसार electric flux through this closed surface will be the charge enclosed by epsilon naught। बस इतना ही होता था, ठीक है। तो चार्ज enclosed by, राइट, तो ये होगा। अब एक और चीज हो जाएगी कि टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। देखिए, एक ये नीचे बॉटम वाला फेस, टॉप वाला फेस, ये राइट साइड वाला फेस, ये लेफ्ट साइड वाला फेस, और ये फ्रंट फेस में यहां लिख दे रहा हूं 5, और एक बैक फेस इसी तरह से होगा 6। तो टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में। और चूंकि ये क्यूब है और इसके सेंटर में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो एक सिमेट्रिक सिचुएशन बन रहा है, यानी कि जितना फ्लक्स मतलब हर एक सरफेस के थ्रू होकर के इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ही जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर टोटल फ्लक्स पता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ईच फ्लक्स से कितना, सॉरी, सारे फेसेस से होकर के कितना फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 फेसेज है, तो टोटल फ्लक्स जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स तो हमें पता है, हमने पता किया हुआ है गॉस थ्योरम से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो चलिए आप वैल्यू डाल दीजिए, टोटल फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू कितना है, यहाँ पे दे रखी थी वैल्यू 17.7 माइक्रोकूलम। ओके, तो क्यू हो जाएगा 17.7 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट अगेन याद कर लीजिए इस वैल्यू को, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब देखिए 8.85 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 8.85 इंटू 2 इज 17.7, आप वेरीफाई कर दीजिएगा। और 2 से ये फिर 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3, और ये 10⁻⁻12 ऊपर जाके 10⁻+12 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 0.33, सॉरी 10⁻6 होगा ये, 10⁻6 इंटू 10⁻6, और 3.3 इंटू 10⁻5
क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया की यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी थी? न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का ये। देयरफॉर फ्लक्स इज दिस मच, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और 3-4 कंसेप्ट हमने सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिवाइज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रिवाइज किया। इन पर्टिकुलर हमने क्या क्या देखा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो सारे फॉर्मूला हमारे आज रिवाइज हो गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने रिवाइज किया, गॉस थ्योरम को रिवाइज किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिवाइज किया। तो इतने सारे कंसेप्ट हमने एक दिन में रिवाइज कर लिए, मात्र 6 प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने प्रॉब्लम डेली सॉल्व करते हैं, आवश्यक ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। घबराइए नहीं। आपका कोई दोस्त यदि एक दिन में 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आप एक ही सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंट बने रहेंगे, आप डेली अगर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए आपने साल में 365 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो भी आप बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि 365 प्रॉब्लम आप एक ही टॉपिक पे ना सॉल्व करें, अलग अलग टॉपिक्स पे सॉल्व करें डेली, है ना? तो आपका कंसेप्ट जो है, सारे कंसेप्ट एट द टाइम, हमेशा कई बार आपका साल भर में रिवाइज हो जाएगा, है ना? तो मेरी बात को आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप को समझ में आ रही है चीजें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप हाइप भी कर दीजिए। और अगर आप इस लेक्चर सीरीज, जो कि 2 पार्ट्स में है, कि क्लास 12 फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं, उसका भी मैं वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर ही रहा हूँ। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूँ, तो वहां भी जाकर आप उसे देखिए, और साथ साथ में ये जो प्रॉब्लम सीरीज चल रही है, इसको भी फॉलो कीजिए, इसको अपना गाइडिंग लाइट बना लीजिए, और आप इसको यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स भी पता चलेंगे इस इन वीडियोस को देख करके। तो आपको काफी सारा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप इस सब चीजों को फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने आगे के जीवन में बहुत सारी सफलता पाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।